Hello everyone, welcome to Upadhyay UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today we will cover unit number 1, Fundamental of Environment Science, topic Hydrosphere Part 2. Part 1 में हमने हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये सब हमने कंप्लीट कर दिया था. कॉम्प्लेक्सेशन, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फ्यूमिन ये सब हमने कंप्लीट किया था, कवर अप किया था. हमने देखा था कि यहाँ पे ह्यूमस में कौन कौन से कंपाउंड कितने परसेंट मिलते हैं. ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए. नाउ अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एक्वेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस से. मतलब कि हम देखेंगे कि आज कैसे जो माइक्रोब्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ में रोल प्ले करते हैं. एक्वेटिक लाइफ में हम मेनली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं. तो एक्वेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस में माइक्रोब्स हैं. कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी. ये सब क्या है? लिविंग कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो भी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे. किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के प्रोसेस जो करता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं. तो बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, एल्गी ये सब अगर वाटर में प्रेजेंट रहते हैं तो रिएक्शंस को केमिकल जो भी प्रेजेंट है वाटर में उनको इन्हांस कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं. इसलिए इनको क्या कहा गया है? लिविंग कैटलिस्ट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है वाटर में वो कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू. ठीक है, आपको पता होगा कि एल्गी जो है प्रोड्यूसर क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते. प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाए. तो एल्गी क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना खुद बनाता है. माइक्रोब जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे सेडिमेंट्स और मिनरल डिपॉजिट में, वेस्ट ट्रीटमेंट में. ठीक है, माइक्रोब्स के टाइप कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. ठीक है, दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. बस सिंपल सा डिफरेंस है कि जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स होगा. ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उनका न्यूक्लियस कंटेंट क्या होगा? इनक्लोज नहीं होगा. मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियर कंटेंट, जो न्यूक्लियर के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या और क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस ये सब चीज़ें क्या होगी? ये इंक्लूज नहीं होगी. और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इंक्लोज होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा. तो बस एक ही डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, वो नहीं होता. और यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से सेल न्यूक्लियस जो है वो इंक्लोज होता है और इसमें सेल न्यूक्लियस जो वो इंक्लोज नहीं होता. देखिए, ऑल ऑफ देम जो कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी ये सब क्या है? ये स्पोर्स निकलते हैं. इसमें स्पोर्स निकलते हैं. स्पोर क्या होते हैं? वो अलग अलग जगह जाके ग्रो करते हैं. ठीक है, स्पोर्स क्या है? वो सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है. ठीक है, कि वो आगे जाके और अपनी ही तरह के फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया ये सब ग्रो करते हैं. तो ये जो स्पोर्स हैं ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज की तरह प्रेजेंट रहते हैं कि हॉस्टाइल कंडीशन में. ठीक है, जब तक हॉस्टाइल कंडीशन क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स के एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ इनको क्या होता है? इनको ये जो है ये मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, इनको वाटर नहीं मिल रहा, टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा. तो हॉस्टाइल कंडीशन में ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे ही इनको इनका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा ग्रोथ के लिए, मतलब उनके अकॉर्डिंग वाटर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, ड्राइनेस मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे? वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे इनएक्टिव फॉर्म से. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो ऑल ऑफ देम जो भी माइक्रोब्स हैं, कुछ माइक्रोब जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. स्पोर्स जो है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, हॉस्टाइल कंडीशन में. कि हॉस्टाइल कंडीशन मतलब कि उनको अभी उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं मिला है. जैसे ही उनको उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिल जाएगा वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे और वो ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, इन जनरल जो फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये तीनों जनरली बात हो रही है. अभी अलग अलग फंजाई, अलग प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की बात नहीं है. इन जनरली जो है ये तीनों क्या है? ये रिड्यूसर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें से जो फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो है वो रिड्यूसर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और जो एक्सेप्ट किसके बजाय? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है इसके अलावा ये तीनों रिड्यूसर्स से, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है वो ऑक्सीडेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब रिड्यूसर्स कैटेगरीज क्या होते हैं? वो जो कि ब्रेक डाउन करे केमिकल कंपाउंड को सिंपल स्पीसीज में. ठीक है, रिड्यूसर्स मतलब कि जो ब्रेक डाउन करे
केमिकल्स को, केमिकल कंपाउंड को सिंपल स्पीसीज में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया ये रिड्यूसर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिड्यूसर्स कैटेगरीज वो होते हैं जो कि केमिकल स्पीसीज को सिंपल स्पीसीज में ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद उसी से वो एनर्जी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, वो उसी एनर्जी को यूज करते हैं अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। कौन कौन? फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ठीक है। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ऐसा नहीं करते, वो ऑक्सीडेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीडाइजर होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एल्गी को हमने क्या कहा है? एल्गी प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर मतलब अपना खाना वो खुद बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएंगे, उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, कैसे? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। अगर सनलाइट है तो उन्होंने खाना बनाया, स्टोर किया, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्टोर एनर्जी, वो एनर्जी को जो उसने स्टोर किया था, उस स्टोर एनर्जी को वो अपने मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करेंगे। इसीलिए हम एल्गी को क्या कहते हैं? एक्वेटिक सोलर फ्यूल सेल। सोलर फ्यूल सेल वही होता है ना कि जैसे सनलाइट से हमने सूरज की रोशनी को, सनलाइट को स्टोर कर लिया और हमने उसको बाद में अपने घरों में यूज किया। तो यहाँ पे सोलर फ्यूल सेल, एक्वेटिक सोलर फ्यूल सेल हमने किसको कहा है? एल्गी को कहा है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक सनलाइट है तो वो सनलाइट से एनर्जी बना रही है, अपने आप यूज भी कर रही है और एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर भी कर रही है। सनलाइट के एब्सेंस में अब वो क्या करेगा? उस स्टोर एनर्जी को अपने मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट्स के लिए वो यूज करेगा। इसलिए हमने उसको क्या बोला? एक्वेटिक को सोलर, एक्वेटिक एल्गी को क्या बोला? सोलर फ्यूल सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि डिपेंड करेगा उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रही है, कार्बन की, और उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है। इस बेस पे हम माइक्रोब्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। तो 4 है: कीमो हेटरोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटरोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इनका एनर्जी सोर्स। और ये क्या है? ये कार्बन को, किस तरह का कार्बन यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्स में अगर हम कीमो और हेटरोट्रॉप या ऑटोट्रॉप की बात करें, दोनों कीमो है। कीमो मतलब दोनों ही केमिकल एनर्जी यूज करेंगे अपने एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे दोनों ही। ठीक है, और ये लोग क्या यूज करेंगे? सनलाइट को यूज करेंगे। फोटो है तो मतलब सनलाइट, कीमो है तो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, अब कार्बन सोर्स में, कार्बन के लिए ये क्या करेगा? ये ऑर्गेनिक मैटर यूज करेगा कार्बन सोर्स के लिए। यूज कार्बन ऑर्गेनिक मैटर एज कार्बन सोर्स। और ये क्या करेगा? इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करेगा। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब CO2। कीमो ऑटोट्रॉप जो है इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करेगा। ठीक है, CO2 फॉर बायोमास एंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और वही फोटो हेटरोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे? ये सनलाइट की प्रेजेंट में, फोटोकेमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेगा एज अ कार्बन सोर्स। ये भी कार्बन ऑर्गेनिक मैटर यूज करेगा और ये भी ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मैटर यूज करेगा, ये भी ऑर्गेनिक मैटर यूज करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? कि ये केमिकल एनर्जी यूज करेगा और ये फोटोकेमिकल एनर्जी यूज करेगा। और कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स ये दोनों इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं। ठीक है, विच फोटो ऑटोट्रॉप विच यूज लाइट एनर्जी टू ट्रांसफर CO2 को ट्रांसफर करने के लिए लाइट एनर्जी को यूज करते हैं टू बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक कार्बन होगा इसमें। ठीक है, फोर्थ सोर्स ऑफ कार्बन इनका एग्जाम्पल क्या है? फंजाई या प्रोटोजोआ, कीमोहोटोट्रॉप्स का, इसका सूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, इसका कुछ बैक्टीरियाज, और फोटोट्रॉप्स का एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एल्गी माइक्रोस्कोपिक है, फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। फंजाई वो होता है जो मशरूम आपने खाया ना, उसको ही फंजाई कहते हैं। तो चलो फंजाई के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। अब एल्गी हमने पढ़ा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी बनाएगा, एनर्जी फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ एल्गी ये अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से लेता है। और क्या बनाता है? ऑर्गेनिक मैटर, जिससे क्या बनता है? CO प्रोड्यूस होता है। सबसे कॉमन एल्गी कौन सा है? क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। क्लोरोफाइटा सबसे कॉमन है, ग्रीन एल्गी जो काई आप देखते हैं ना पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन जमी हुई है, वो क्लोरोफाइटा होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फ्रेश वाटर में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू होती है? एल्गी के थ्रू होती है। ठीक है, कौन सी एल्गी? क्लोरोफाइटा के थ्रू, ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है एल्गी का, वो कहाँ से पूरा होगा? पानी में वो चीज़ें कहाँ से आएगी? पानी में आपको पता है नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, CO2 होता है। प्लांट पानी के अंदर CO2 है या फिर HCO3 के फॉर्म में होगा, जो वो CO2 में कन्वर्ट करके अपना न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगा। सल्फर प्रेजेंट होता है SO4 की फॉर्म में। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, Na, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब। तो इन सब के ये सब पानी में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू एल्गी जो है अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि अब हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि एल्गी जो है अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ
ये रिएक्शन क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक एरो आएगा जिसमें कि इसने क्या प्रोड्यूस किया, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकला, ठीक है, पानी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब आगे बोला गया कि अगर सनलाइट ना हो, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो, डार्क में, क्या होगा, एल्गी जो है वो मेटाबोलाइज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाएगा और क्या होगा कि जो स्टार्च जो स्टोर किया हुआ था उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। और क्या होगा, अब ऑटोट्रॉप से वो हेटरोट्रॉपिक एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो ऑटोट्रॉपिक एल्गी था सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन जैसे ही वो अब सनलाइट नहीं होगा तो वो ऑटोट्रॉपिक एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च को यूज करेगा, O2 को कंज्यूम करेगा। पहले क्या कर रहा था, वो O को, ऑक्सीजन को बना रहा था, अब क्या करेगा, O2 को कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगी कि इंटरनल एनर्जी जो स्टोर थी ड्यूरिंग द डे, दिन में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने लग जाएगी। तो एल्गी ऐसे वर्क करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, जिससे कि जो स्टोर स्टार्च है या ऑयल है या एनर्जी है वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन को, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई क्या होता है, देखो फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं है एल्गी की तरह, ये और ना ही फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स का काम नहीं करता, ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि फिलामेंट्स लगे होते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऐसे ऐसे फिलामेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग होना या ट्यूब लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, ये फंजाई में होता है। इसका साइज माइक्रोस्कोपिक नहीं है, 5 to 10 माइक्रोमीटर विड्थ होती है, बैक्टीरिया से लार्ज होता है ये, ठीक है। फंजाई जो है एरोबिक होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, और नॉर्मली ये जो है ये एसिडिक मीडिया में रहता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया कम एसिडिक मीडिया में रहता है, और एरोबिक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फंजाई को, ठीक है। ये जो है, जो फंजाई है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल को भी, हैवी मेटल अगर प्रेजेंट होगा सोइल में तो वो भी उसको टॉलरेट कर सकता है, बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर पाता हैवी मेटल्स को, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया से कंपेयर किया गया है कि जो फंजाई है वो ज़्यादा एसिडिक मीडिया होगा उसमें भी ग्रो कर जाएगा, हैवी मेटल ज़्यादा होगा उसमें भी, उस हैवी मेटल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको भी वो टॉलरेट कर लेता है, लेकिन बैक्टीरिया ना ही ज़्यादा एसिडिक मीडिया को टॉलरेट कर पाता है, ना ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल में वो रह पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसको आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसको हम लाइकन्स बोलते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, ये दोनों विच बोथ दिस ऑर्गेनिज्म आर वोवन इन अ सेम थैलस, ये दोनों जो है एक ही थैलस में एक ही ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। लाइकन्स है दो अलग अलग, फंजाई और एल्गी दो का अलग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन इनको सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सेम थैलस में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर वेजिटेटिव यूनिट कहा जाता है। अब इसमें फंजाई का क्या काम है और एल्गी का क्या काम है, देखिए फंजाई जो है वो सप्लाई करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गी, ठीक है। फंजाई क्या करेगा, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एल्गी को देगा, जिसके टर्न में क्या करेगा, एल्गी क्या है, एल्गी प्रोड्यूसर्स है तो वो खाना बनाएगा, वो फूड जनरेट करता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो खाना जनरेट किया वो एल्गी ने खाया, उस खाने से जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स बने वो किसने लिया, एल्गी ने लिया। तो ये दोनों क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा, लाइकन्स कहा। लाइकन्स आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। जब आप पढ़ोगे कि वेजिंग ऑफ रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स में सबसे पहले रॉक्स की जो ब्रेकडाउन होती है ड्यू टू द लाइकन्स होती है, लाइकन्स उस पर ग्रो करते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग स्टेज है वेजिंग प्रोसेस की। जो फंगल सेल है उसका एक फंक्शन है, एक रिमार्केबल फंक्शन है कि वो जो वुड में या अदर मटेरियल्स में, प्लांट मटेरियल में सेलुलोज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है सेलुलोज, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल वन में, और उस सिंपल वन को वो कंज्यूम करता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब फंगल सेल क्या करेगा, वो एक्सक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, जिसको हमने क्या बोला, एक्सो एंजाइम एक्सक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा, जो सेलुलोज जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में, मतलब सिंपलर फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जो सेलुलोज है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है। तो जब फंजाई एक्सो एंजाइम सिक्रीट करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेलुलोज को सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में डिसइंटीग्रेट कर देगा। और सिंपल फॉर्म ऑफ सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होंगे, शुगर होगा, अमाइनो एसिड होगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस होगा, ये सब क्या होगा, बाद में फंगल सेल इनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंज्यूम कर पाएंगे। वाटर इज नॉट द फेवरेबल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ फंजाई। वाटर में फंजाई ग्रोथ नहीं करती, जैसे एल्गी जो है वो वाटर में ग्रोथ कर लेती है, लेकिन फंजाई को प्रॉपर वाटर नहीं चाहिए। दे आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल एंड वेस्ट वाटर सिंस दे यील्ड सस्टेनेबल
sustainable amount of decomposition product in water. Humic material is one of the such product which integrate with H and metal ions. ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि फंजाई कैसे अपना न्यूट्रिएंट जो है वो लेता है एक्सोएंजाइम के थ्रू। एक्सोएंजाइम जो है वो सेलुलोज को सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि वो फंजाई सेल जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और वाटर जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है फंजाई की ग्रोथ के लिए। हमने एल्गी के बारे में पढ़ा कि एल्गी माइक्रोस्कोपिक है, उसको वो खाना अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फंजाई के बारे में पढ़ा कि फंजाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी अपना खाना नहीं बनाता, वो एक्सोएंजाइम रिमूव करता है जिसके थ्रू वो सेलुलोज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर पाए उसको। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, जिसको जिसको हम यूकैरियोटिक सेल में रखते हैं। हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ा था हमने। यूकैरियोट क्या होता है, जिसका सेल मेम्ब्रेन जो है इनक्लोज होता है, तो यूकैरियोट सेल में आता है प्रोटोजोआ। जो क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर के बेस पे भी है, मोड ऑफ लोकोमोशन के बेस पे भी है। लोकोमोशन के उनका चलने का चलते कैसे हैं, वो जो मोशन होता है वो उनका किसके थ्रू होता है, फ्लैजिला के थ्रू, सिलिया के थ्रू, या सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया होता है एक झूठा पैर होता है, जो मतलब रियल लेग्स नहीं होते, वो रियल उनके फ्लैजिला नहीं होते। सूडोपोडिया झूठा पैर उनका, जिसकी वजह से वो मोशन कर पाते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्लोरोप्लास्ट के बेस पे भी होता है, सेल्स के बेस पे भी होता है, उनकी एबिलिटी फॉर्म ऑफ सिस्ट, किस तरह का सिस्ट वो बनाते हैं, इनके बेस पे भी होता है। ठीक है, ये बहुत सारे शेप्स की वैरायटी के होते हैं, इनके शेप्स जो है बहुत वेरी करते हैं। प्रोटोजोआ के बहुत तरह के पाए जाते हैं, और मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ लोकोमोशन, क्लोरोप्लास्ट के बेस पे, इनकी एबिलिटी ऑफ सिस्ट की फॉर्मेशन के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। प्रोटोजोआ का बहुत ही लिमिटेड रोल है बायोकेमिकल प्रोसेस में। प्रोटोजोआ जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक्वेटिक और सोइल एनवायरनमेंट में। बहुत सारे डेडफुल ह्यूमन डिजीज जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डायसेंट्री, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होती है, जो कि एक पैरासिटिक है ह्यूमन बॉडी के लिए। पैरासिटिक क्या है, जो कि हमारे इनसाइड द होस्ट स्पीसीज, हमारे अंदर रहते हैं, या तो हमारे लिव ऑन और इनसाइड, या तो हमारे ऊपर रहेगा या तो हमारे अंदर रहेगा, जो कि हमसे ही न्यूट्रिशन लेगा और हमें हार्म कॉज करेगा, उसको पैरासिटिक कहते हैं। तो प्रोटोजोआ किससे होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू। प्रोटोजोआ जो है बहुत सारी फैटल डिजीजेज, मतलब कि जानलेवा डिजीजेज भी लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ को कॉज करता है। ठीक है, लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों में, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे फैटल डिजीजेज पैरासिटिक प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे कि CaCO3 जो लाइमस्टोन का डिपोजिशन है वो किसके थ्रू होता है, हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द फोरामिनिफर्स ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ है जो फोरामिनिफर्स, उसके सेल के डिपोजिशन की वजह से CaCO3 का भी, लाइमस्टोन का भी डिपोजिशन होता है। ये क्लास ऑफ प्रोटोजोआ है, ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ है फोरामिनिफर्स, यहाँ एन की जगह एम आएगा। ठीक है, फोरामिनिफर्स ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, ये क्या है, अमीबा का ग्रुप है। ठीक है, अमीबोइड प्रोटोजोआ है ये। ठीक है, इसके थ्रू CaCO3 लाइमस्टोन का डिपोजिशन होता है। प्रोटोजोआ आर यूजफुल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ डिग्रेडेशन बायोमास, पर्टिकुलरली इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में जो बायोमास का डिग्रेडेशन होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसमें भी बहुत यूज होता है प्रोटोजोआ का। तो यहाँ पे कुछ रोल बताए हमारे एक्वेटिक और सॉइल एनवायरनमेंट में प्रोटोजोआ का। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं। सिंगल सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इनका जो सेल न्यूक्लियस है वो इनक्लोज नहीं होता। बहुत सारे शेप्स के होते हैं। डॉट सेल है तो उसको बैसिलस बोला जाएगा, स्फीयर शेप है तो उसको कॉकस बोला जाएगा, स्पाइरल शेप है तो उसको विब्रो, स्पाइरलस, स्पायरोचीट्स ये बोला जाता है। ठीक, शेप्स के अकॉर्डिंग, शेप पे डिपेंड करता है कि इनका नाम क्या होगा। ठीक है, अब इनकी जो साइज रेंज है वो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर है। कैरेक्टर बैक्टीरिया का कि सेमी डिजिट सेल वॉल है, मोबिलिटी किसके थ्रू होती है, फ्लैजिला के थ्रू होती है। यूनिसेलुलर नेचर क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। और इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके थ्रू होती है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। है वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, मेटाबॉलिटिकली एक्टिव होने की वजह से। क्यों है ऐसा, क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और उनका जो लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो देखेंगे वो लार्ज है। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होने की वजह से ये हाईली एक्टिव है नेचर में। बैक्टीरिया का नेचर जो हाईली एक्टिव है, जो उनको बनाता है मोस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर मोस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम में किसी भी शेप में और कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से। इनका साइज कम है, और इनका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत हाई है। ठीक
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लें कि बैक्टीरिया का स्मॉल साइज और लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो होने की वजह से इनका जो मेन कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं इसीलिए। ठीक है, फंजाई की तरह ये भी क्या है, ये एक्सोएंजाइम प्रोड्यूस एक्सक्रीट करते हैं, जो भी अपना खाना खुद नहीं बना पाता। जैसे एल्गी अपना खाना खुद बना रहा था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो ये क्या करता है, एक्सोएंजाइम एक्सक्रीट करता है। एक्सोएंजाइम एक्सक्रीट करने की वजह से मतलब बाहर जो एंजाइम एक्सक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, वो डिकम्पोज करते हैं सॉलिड मटेरियल्स को, जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देता है और सॉल्युबल कंपोनेंट बनाता है, ऐसा सॉल्युबल कंपोनेंट या फिर सिंपल कंपोनेंट जिसको वो पेनिट्रेट कर ले अपने सेल के अंदर, जिसको वो कंज्यूम कर पाए, उस फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक्सो एंजाइम के थ्रू, जो कि जहाँ की डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो, जिससे कि वो न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक, क्योंकि वो अपना खाना तो खुद नहीं बना पाता, तो वो एक्सो एंजाइम सीक्रेट करके सॉलिड फूड को डिकम्पोज करता है सॉल्युबल कंपोनेंट में, वो सॉल्युबल कंपोनेंट जिसको वो ले पाए, जिसको वो कंज्यूम कर पाए, जिस बैक्टीरिया सेल। ठीक है, और जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस हो पाए कंप्लीट और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो पाए। बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक को एनाएरोबिक भी बोला जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, बारे में ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक मीडियम पे डिपेंड है। इनऑर्गेनिक मीडियम वाटर में उसको कहाँ से मिलेगा, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। वाटर में मोस्टली जो कार्बन सोर्स है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उससे अपनी इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, एज अ कार्बन सोर्स। ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड नहीं करते ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मीडियम पे डिपेंड करते हैं, जो कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का, ग्लाइलोनिना। ठीक है, ग्लाइलोनिना क्या है, ये एक आयरन बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आयरन ईटिंग बैक्टीरिया है, ये आयरन को ईट करता है, धीरे धीरे खा जाता है। जंग लगता है ना वाटर में, ऑयल पाइप्स होती हैं या वो पाइप जो वाटर के कॉन्टैक्ट में होती है, या जहाज होते हैं, उनमें जो जंग लगता है वो इन्हीं बैक्टीरिया के कारण लगता है। क्योंकि इन बैक्टीरिया को क्या चाहिए, जो ग्लाइलोनिना है, O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया जो ग्लाइलोनिना है, इनको कौन सा मीडियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन क्या है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वाटर में, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बन सॉल्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और एनर्जी के लिए आयरन सल्फेट किसमें प्रेजेंट होता है, ऑयल पाइप हुई या जो शिप्स वगैरह हुई, जो पानी के कॉन्टैक्ट में कोई भी आयरन पाइप्स वगैरह होती है, उससे आयरन सल्फेट वो बना लेता है एनर्जी सोर्स के लिए। ये एक रिएक्शन दी हुई है कि आयरन सल्फेट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया करेगा क्या करेगा, इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बना लेगा। ये इनसॉल्युबल हाइड्रोजन ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो ये ग्लाइलोनिना है, इनका स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे ना ऐसे स्पाइरल शेप का होता है, तो इनके बॉडी पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको खाएंगे, जंग लग जाएगा, मतलब आयरन ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है इनको। ठीक है, और क्या रिलीज होगा, SO4। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जैसे ग्लैनुला ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रेटेड, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स, ये इनसॉल्युबल इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड्स, जो कि अक्सर क्या है इकट्ठा हो जाते हैं उनके स्पाइरल शेप स्टॉक्स पे, स्पाइरल शेप जो उनकी बॉडी है उनके ऊपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, बहुत सारे जियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता था, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, बहुत एनर्जी के लिए भी और कार्बन सोर्स के लिए भी। ऑर्गेनिक है तो कार्बन सोर्स से वहाँ मिल जाएगा, अपनी ग्रोथ के लिए ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा, कोई भी पॉल्यूटेड वाटर है यहाँ या फिर उनमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है वाटर में, उसको वो ब्रेक डाउन करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर, जो वाटर में पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट प्रेजेंट है, उससे अपनी ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स को वो कंप्लीट कर लेगा, एनर्जी और कार्बन सोर्स ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो और तरह के बैक्टीरिया के टाइप दिए हुए हैं, जो कि जिसको डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन के बेस पे डिपेंड किया है वहाँ पे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर क्या वो कंज्यूम कर रहा है अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, उस बेस पे था ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और यहाँ पे किसे, ऑक्सीजन के बेस पे है। एरोबिक क्या है, एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। एनारोबिक क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा। और जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये टॉक्सिक मैटर भी रिलीज करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे हाइड्रोजन सल्फेट H2S ये टॉक्सिक मैटर रिलीज करता है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया ही ये टॉक्सिक एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं, इनके कुछ स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर और फंक्शन फीचर्स होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो जिनका जो सेल न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन से
इनक्लोज नहीं होता। तो वही है कि जो इनका लैक ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं वो इनक्लोज नहीं होती, ठीक है, वो मेम्ब्रेन से क्लोज नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल जो है यूनिक टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं इनके अंदर, पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं और सेल वॉल्स होती हैं, जो कि जो सेल वॉल है वो ये यहाँ से आएगा, ये सेल वॉल जो है वो लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए, डीएनए के साथ जो प्रोटीन लगा हुआ होना चाहिए वो नहीं होता, उसकी कमी होती है यहाँ पे। उनके सेल वॉल में लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। जो हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, वो हिस्टोन जो कि डीएनए से एसोसिएटेड, डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, वो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता जिससे जो कि डीएनए को बनाने में हेल्प करता है। आप देखेंगे बैक्टीरिया सेल तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, उनका कोई डीएनए ये नहीं है कि एक दूसरे से अलग, जैसे ह्यूमंस में होता है, हम यूकैरियोटिक्स हैं तो हमारा जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में है वहाँ पे लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए बनाने में हेल्प करता है वो प्रोटीन। तो ना यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे यूनिक टाइप ऑफ पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन है, और जो इनकी सेल न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होती। तो ये अब हम जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल है, उसके इनसाइड क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया सेल है उसका जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल क्या काम करता है बैक्टीरिया सेल का, कि होल्ड करता है जो उसके अंदर बैक्टीरिया कंटेंट है, बैक्टीरिया सेल का जो कंटेंट है, और उसकी शेप को डिटरमाइन करता है। सेल वॉल का क्या काम क्या है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो कंटेंट है उसको होल्ड करके रखना और उसकी शेप को डिटरमाइन करना, ठीक है। दूसरा है सेल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो जो किससे बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। किससे बना है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। थिन लेयर है, बहुत ही पतली लेयर है, कितनी 7 नैनोमीटर थिकनेस है उसकी, ठीक है, सेल वॉल के अंदर, इनसाइड द सरफेस ऑफ सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेल के अंदर। क्या करता है वो कंट्रोल करता है नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मटेरियल जो है वो सेल से बाहर जाएगा, और कितना सब्सटेंस अंदर आएगा, क्वांटिटी और नेचर, कि कौन सा आएगा और कौन सा बाहर जाएगा मटेरियल सेल वॉल के अंदर, सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, उसको रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि मटेरियल की क्वांटिटी और नेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। ये एक चीज और में हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो वल्नरेबल टू डैमेज सम टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस से सेल, बैक्टीरियल सेल डैमेज ना हो जाए उससे भी बचाता है, ठीक है। अभी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म जो है जेल एक्वस सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन, जो कि जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में क्या किस साइटोप्लाज्म जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो लिक्विड, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर, और उसमें वो किस किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, आयरन से, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट क्या था, क्या साइटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर बॉडी, दूसरा इंक्लूजन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जहाँ पे उसका फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, तीसरा है राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियर बॉडी क्या है, वो सिंगल डीएनए, मतलब जो भी क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो न्यूक्लियर बॉडी के अंदर होता है, जो कि सिंगल डीएनए कंटेन करता है, ठीक है। सिंगल डीएनए मैक्रोमोलेक्यूल है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। देखो ये जो न्यूक्लियर बॉडी है ये सेल मेम्ब्रेन से तो क्लोज होता नहीं है, और इनका जो क्रोमोसोम है ये हम लोगों की तरह कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, सिंगल डीएनए मैक्रोमोलेक्यूल से बना हुआ होता है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉडी है वो कंट्रोल सेंटर है बैक्टीरिया का, जहाँ से बैक्टीरिया कंट्रोल होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल होती है, वो न्यूक्लियर बॉडी है। इंक्लूजन ऑफ रिजर्व फूड क्या है, कि जहाँ पे बैक्टीरिया का जो फूड है वो रिजर्व रहता है, एनर्जी रिजर्व रहती है। जब बैक्टीरिया को एनर्जी की यूज होगी तब उस एनर्जी को यूज करेगा। तो कौन कौन सा मटेरियल रहता है स्टोर में,
स्टोर मटेरियल कौन कौन सा फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट, सल्फर, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर स्टोर रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन ऑफ फूड मटेरियल। फिर है राइबोसोम जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। राइबोसोम जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। जहाँ पे प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं हम इसको। तो आपको समझ आया, न्यूक्लियर बॉडी जहाँ पे कि कंट्रोल सेंटर है बैक्टीरिया का, न्यूक्लियस ऑफ फूड रिजर्व जहाँ पे एनर्जी रिजर्व रहती है, जब उसको जरूरत होगी तब वो एनर्जी को यूज करेगा। फिर राइबोसोम जहाँ पे उसका प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो राइबोसोम होता है। हम भी अपने टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा। आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन कार्बन का, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर, ये सब हम पार्ट 3 में करेंगे। आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।